Hello and welcome to our channel Tattvabodh. My name is Akash and I have completed my graduation and masters in English language and literature from Banaras Hindu University. So in this new video we are going to explore a new chapter, and the name of this chapter is What is Wrong with Indian Films, written by Satyajit Ray. इस नए वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उस चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, written by Satyajit Ray. So, before starting the chapter, we are going to read some information about Satyajit Ray. चैप्टर शुरू करने के पहले जो हमारे ऑथर हैं सत्यजीत रे जी, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है. ब्रीफ इंट्रोडक्शन है सत्यजीत रे का. हियर वी आर गोइंग टू हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सत्यजीत रे. सत्यजीत रे जी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, पहले उसको देखेंगे फिर हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे. तो यहाँ पे Satyajit Ray, born on May 2, 1921, was a well-known film director of India. He earned international recognition for his talent in filmmaking and direction. सत्यजीत रे, जिनका जन्म 2 मई 1921 को हुआ था, ही वॉज अ वेल नोन फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया. वो भारत के बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने फिल्म निर्देशक थे. ही अर्नड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, और सत्यजीत रे जी अंतर्राष्ट्रीय पहचान को प्राप्त किए थे, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई थी इनको फॉर हिज टैलेंट इन फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन. इनके अंदर जो टैलेंट था फिल्म निर्माण का और निर्देशन का, उसके चलते सत्यजीत रे जी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त हुई थी. बेस्ट नोन फॉर हिज पाथेर पंचाली, अपराजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी. इनको खास करके जाना जाता है इनकी मूवी पाथेर पंचाली, अपराजितो, चारुलता और शतरंज के खिलाड़ी के लिए. ही वॉन अवार्ड्स एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स इन वेनिस, कान एंड बर्लिन. और इनको इनके फिल्म के लिए, इनके फिल्म निर्देशन के लिए, फिल्म निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म त्योहारों में अवार्ड मिला था. वेनिस फिल्म फेस्टिवल में, कान फिल्म फेस्टिवल में और बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में. इनको 3 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार प्राप्त हुआ था. वेनिस जो कि इटली में है, कान जो कि फ्रांस में है, बर्लिन जो कि जर्मनी में है. इसको कान पढ़ते हैं. हिंदी में बहुत लोग कान्स क्या देते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कान. तो अपने जो ऑथर हैं इस चैप्टर के, सत्यजीत रे जी, इनको 3 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार मिला था, वेनिस में, कांस में और बर्लिन में. रे यूज टू कंपोज म्यूज़िक फॉर हिज ओन फिल्म्स. सत्यजीत रे जी अपनी फिल्म के लिए खुद संगीत बनाते थे. He was also a story writer, illustrator and book designer. वह एक कहानी के लेखक थे, एक चित्रकार थे और पुस्तक के डिज़ाइनर भी थे, किताब की डिज़ाइनिंग भी करते थे. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी conferred on him an honorary doctorate degree, an honor which very few people have received. जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो सत्यजीत रे जी को ऑनररी डॉक्टरेट दी थी, मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी थी, जो कि बहुत ही कम लोगों को प्राप्त हुआ है. इन दिस प्रेजेंट एसे, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे जिस चैप्टर को, वो एक एसे है टेकन फ्रॉम हिज बुक आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स. और ये एसे को सत्यजीत रे जी द्वारा लिखी गई एक किताब से लिया गया है और उस किताब का नाम है आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स. ओके. ही एग्जामिन्स द नेचर ऑफ आवर फिल्म्स एंड पॉइंट्स आउट देयर डिफेक्ट. सत्यजीत रे जी हमारे फिल्मों को एग्जामिन करते हैं और बताते हैं भारतीय फिल्म की कमियों को. ही इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द क्वालिटी ऑफ आवर फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन एज वेल एज कंटेंट. वे हमारी फिल्म निर्माण, निर्देशन
और विषय वस्तु की गुणवत्ता के बारे में बेहद आलोचनात्मक हैं। जो सत्यजीत रे जी हैं वो भारतीय फिल्मों के फिल्म निर्देशन या फिल्म निर्माण, निर्देशन और विषय वस्तु की गुणवत्ता को लेकर बहुत ही आलोचनात्मक हैं। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे हम लोग एक चीज़ को डिस्कस करने के लिए। ही अर्न्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। सत्यजीत रे जी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त हुई थी। इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग पहचानने लगे थे। सत्यजीत रे जी की जो फिल्म मेकिंग की जर्नी है वो कैसे शुरू हुई, तो एक बार सत्यजीत रे जी यूरोप घूमने गए थे और यूरोप घूमने के दौरान वो दो व्यक्तियों से मिलते हैं या उनको समझते हैं, उनकी फिल्म मेकिंग को समझते हैं। पहले व्यक्ति थे फ्रांस के एक फिल्म मेकर, फ्रांस के एक फिल्म निर्माता जीन रनोआ, और दूसरे व्यक्ति थे इटली के फिल्म निर्देशक विट्टोरियो द सिका। इन दो लोगों से को देख के, इनकी मूवीज़ को देख के सत्यजीत रे जी इंस्पायर होते हैं, इनसे प्रेरणा लेते हैं और अपनी फिल्म मेकिंग की जर्नी को शुरू करते हैं। और बहुत सारे डायरेक्टर हैं जो सत्यजीत रे जी से खुद इंस्पायर हुए हैं। उसमें एक बहुत ही जाना माना नाम है मार्टिन स्कॉर्सेज़ी का। ये अमेरिकन फिल्म मेकर हैं। गुड फेलास, द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, बहुत फेमस मूवीज़ हैं इनकी। तो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी सत्यजीत रे जी से इंस्पायर होते हैं, सत्यजीत रे जी की मूवीज़ को देख के। और सत्यजीत रे जी की जो बहुत ही विश्वविख्यात एक फिल्म है पाथेर पंचाली, उसको मार्टिन स्कॉर्सेज़ी डिजिटली प्रिजर्व करते हैं। पहले जो मूवीज़ बनाई जाती थी वो रील में होती थी, तो रील से निकाल के उसको डिजिटली प्रिजर्व करने का काम मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने किया है। भारत में किसी ने नहीं किया है। एक अमेरिका का व्यक्ति है जो जाता है और पाथेर पंचाली को, उसको ये मूवी इतनी इंस्पायर करती है, उसको इतना अच्छा लगता है इस फिल्म को देख के, इस फिल्म के आर्ट को देख के, कि वो आदमी मार्टिन स्कॉर्सेज़ी इस फिल्म को खुद से डिजिटली प्रिजर्व किए हुए है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे। सो द चैप्टर इज़ व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। भारतीय फिल्मों के साथ क्या दिक्कत है। One of the most significant phenomena of our time has been the development of cinema from a turn of the century mechanical toy into country's most potent and versatile art form. One of the most significant phenomena of our time. हमारे समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। वो क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा, सिनेमा का विकास। कहाँ से लेके कहाँ तक? तो फ्रॉम अ टर्न ऑफ अ सेंचुरी मैकेनिकल टॉय, सदी की शुरुआत में बस ये एक यांत्रिकी खिलौने की तरह था, इनटू, वहाँ से लेकर इनटू द कंट्रीज़ मोस्ट पोटेंट एंड वर्सटाइल आर्ट फॉर्म, वहाँ से चल के शताब्दी का सबसे शक्तिशाली और सबसे बहुमुखी कला का रूप बनने तक। इसको अब हम लोग आसान भाषा में समझेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है ऐसे का, उसमें सत्यजीत रे जी कह रहे हैं कि हम लोग अपने समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा, सिनेमा के विकास के बारे में, जो सदी के शुरुआत में एक यांत्रिक खिलौने की तरह शुरू हुआ था। और उसी सदी में जब सदी आगे बढ़ती है, जब समय आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे वही सिनेमा सबसे ज़्यादा ताकतवर और बहुमुखी कला का एक रूप धारण कर लेता है। टुडे द सिनेमा कमांड्स द रेस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। आज के समय में सिनेमा को वही सम्मान प्राप्त है जो किसी और रचनात्मक अभिव्यक्ति को है। आज के समय में सिनेमा को वही सम्मान प्राप्त है जो किसी दूसरे रचनात्मक अभिव्यक्ति को है। इट कंबाइंस इन वेरियस मेजर्स द फंक्शंस ऑफ पोइट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स मेजर एंड माइनर।
जो मूवी मेकिंग है, जो फिल्म मेकिंग है, जो सिनेमा है, ये अपने भीतर कंबाइन करता है, अपने भीतर जोड़ता है बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि पोइट्री, कविता, संगीत, चित्रकला, ड्रामा, वास्तुकला और बहुत सारे और बड़े और छोटे कला के प्रारूपों को। सिनेमा जो है अपने भीतर बहुत सारे तरह तरह के कला के प्रारूपों को जोड़ता है, जैसे कि पोइट्री, म्यूज़िक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर और भी छोटे बड़े बहुत सारे कलाओं को। इट ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, और इसके भीतर थोड़ी बहुत साइंस के लॉजिक को भी समाहित करता है। फिल्म मेकिंग जो है, सिनेमा जो है, वो अपने भीतर थोड़ा बहुत साइंस के लॉजिक को भी समाहित करता है। इंडिया टुक अप फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली। भारत में फिल्म निर्माण आश्चर्यजनक तौर से बहुत ही पहले शुरू हो गया। द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1907 एंड द फर्स्ट फीचर इन 1930। भारत की सबसे पहली छोटी फिल्म, शॉर्ट फिल्म, लघु फिल्म 1907 में प्रदर्शित होती है और एक फीचर फिल्म, बड़ी फिल्म 1913 में प्रदर्शित होती है। बाई द 20s इट हैज़ रीच्ड द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस, और 20s का मतलब हो गया 1920s। 1920s मतलब 1921 से लेके 29 तक का समय, या 1920 से लेके 29 तक का समय, इसको कहेंगे 20s। ठीक है, तो बाई द 20s इट हैज़ रीच्ड द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस, और इस समय में 1920 से लेके 1929 तक फिल्म मेकिंग एक बड़े व्यवसाय की स्थिति तक पहुंच गया था। इट इज़ ईजी टू टेल द वर्ल्ड दैट फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ क्वांटिटेटिवली सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड, कि बहुत आसान है विश्व को बताना कि फिल्म निर्माण में भारत मात्रात्मक तौर पे हॉलीवुड के बाद दूसरे नंबर पे है। यानी हॉलीवुड में सबसे ज़्यादा सिनेमा बनता है, उसके बाद भारत है, इंडिया है, जो कि दूसरे नंबर पे है। फॉर दैट इज स्टेटिस्टिकल फैक्ट, ये एक सांख्यिकी डेटा है, मतलब नंबर्स में है, संख्या में है। बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी, लेकिन क्या ऐसा इसके गुणवत्ता के बारे में कहा जा सकता है? मात्रा के बारे में तो कह दिया गया कि हम लोग मात्रा के बारे में तो कह दिए कि हॉलीवुड के बाद हम लोग 2 नंबर पे हैं। क्या हम लोग अपनी मूवीज़ की गुणवत्ता के बारे में भी कुछ कह सकते हैं? कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? ठीक है। वाई आर आवर फिल्म्स नॉट शोन अब्रोड, क्यों हमारी मूवीज़ को, हमारे फिल्म को विदेशों में नहीं दिखाया जाता है? इज़ इट सोली बिकॉज इंडिया ऑफर्स पोटेंशियल मार्केट फॉर अवर ओन प्रोडक्ट, क्या ये इस कारण है कि इंडिया, भारत खुद ब खुद एक मार्केट प्रोवाइड कर देता है अपने प्रोडक्ट के लिए? यहाँ कहने का अर्थ ये है कि क्या ये इसलिए हम लोग बाहर अपनी सिनेमा को नहीं दिखाते हैं क्योंकि भारत में ही, भारत का बाज़ार ही इतना बड़ा है कि यहीं पर उन फिल्मों को दिखाकर फिल्म के जो निर्माता हैं वो अच्छा पैसा बना लेते हैं? क्या ये कारण है? और या आर वी जस्ट प्लेन अशेम्ड ऑफ आवर फिल्म, या हमें अपनी फिल्मों पे शर्म आती है कि हम लोग किस तरीके की फिल्म बनाए हैं, या हम लोग अपने फिल्मों पे शर्माते हैं? या तो एक कारण हो सकता है कि भारत इतना बड़ा बाज़ार है कि यहाँ की फिल्मों को कहीं और बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, या तो एक ये कारण हो सकता है। या एक दूसरा कारण ये हो सकता है कि हम लोग इतनी बुरी फिल्में बनाते हैं जिससे कि हमें अपने अपने फिल्म मेकिंग पे, अपने फिल्मों पे शर्म आए। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं सत्यजीत रे जी अपने पढ़ने वालों से, अपने रीडर्स से। ठीक है। टू एनीवन
familiar with the relative standards of the best foreign and Indian films? कोई भी जो जानता है स्टैंडर्ड्स, उन मानकों को ऑफ द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन फिल्म्स, जो बहुत अच्छी विदेशी या भारतीय फिल्में हैं, उनके मानकों को जानने वाला कोई भी व्यक्ति, द आंसर मस्ट कम इजली, कोई भी इंसान जो अच्छी विदेशी या भारतीय फिल्मों के सापेक्ष मानकों को जानता है, उसके लिए इन दो क्वेश्चंस का आंसर देना बहुत ही आसान है। ये जो ऊपर दो क्वेश्चन हुए थे उसका आंसर देना बहुत ही आसान है। सो लेट अस फेस द ट्रूथ। चलिए अब सच्चाई को फेस करते हैं, सच्चाई को समझते हैं। देयर हैज़ येट बिन नो इंडियन फिल्म, अभी तक कोई भी ऐसी भारतीय फिल्म नहीं है विच कुड बी अक्लेम्ड ऑन ऑल काउंट्स, जिसको सभी रूपों से, जिसको सभी तौर पे, हर एक तौर पे सराहा जा सके। अभी तक भारत में कोई भी ऐसी मूवी नहीं है, कोई भी ऐसी इंडियन फिल्म नहीं है जिसको सभी तरीक़ों पे सराहा जा सके। वेयर अदर कंट्रीज़ हैव अचीव्ड, जबकि दूसरे देश इसको पा चुके हैं, इसको अचीव कर चुके हैं। वी हैव ओनली अटेम्प्टेड एंड दैट टू नॉट ऑलवेज इन ऑनेस्टी, हम लोग सिर्फ कोशिश कर रहे हैं इस अक्लेम को पाने की, इस पहचान को पाने की, इस सराहना को पाने की। वी हैव ओनली अटेम्प्टेड, हम लोग सिर्फ कोशिश किए हैं, एंड दैट टू नॉट ऑलवेज इन ऑनेस्टी, एंड दैट टू नॉट ऑलवेज विद ऑनेस्टी, हम लोग सिर्फ कोशिश किए हैं इस सराहना को पाने की, इस वो भी हम लोग पूरी ऑनेस्टी से, पूरी ईमानदारी से नहीं किए हैं। हम भारतीय लोग जो एक कोशिश किए हैं कि हम लोग अच्छी मूवी बनाएं और अच्छी मूवी बना के हम लोग भी सराहना के पात्र बने, जैसा कि विदेशी फिल्म मेकर कर पाते हैं। लेकिन हमारा जो अटेम्प्ट है, हमारी जो कोशिश है, वो भी पूरे तरीके से ईमानदारी के साथ नहीं है। यानी हम लोग ईमानदारी के साथ कोशिश नहीं कर रहे हैं एक अच्छा फिल्म बनाने की, एक अच्छी मूवी बनाने की, ऐसा सत्यजीत रे जी कह रहे हैं। नो डाउट दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी कैन बी अट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स, कह रहे हैं सत्यजीत रे जी कि नो डाउट दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी, इसमें कोई शक नहीं है कि इस परिपक्वता की कमी के लिए बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस परिपक्वता की कमी के लिए बहुत सारे फैक्टर, यानी बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं। द प्रोड्यूसर्स विल टेल यू अबाउट दैट मिस्टीरियस एंटिटी द मास, जो फिल्म के निर्माता हैं वो आपको एक रहस्यमयी चीज़ के बारे में कहेंगे, जो कि है मास, जो कि है भीड़। प्रोड्यूसर बहाना बनाएंगे, कहने का अर्थ ये है कि भारत में प्रोड्यूसर बहाना बनाएंगे कि अगर हम लोग बहुत अच्छी फिल्म बना देंगे, बहुत आर्टिस्टिक फिल्म बना देंगे, तो जो भीड़ है वो मूवी देखने नहीं आएगी। तो जब भीड़ मूवी देखने नहीं आएगी तो प्रोड्यूसर का जो पैसा लगा है वो पैसा कहाँ से निकलेगा? तो प्रोड्यूसर अपना ये बहाना बना देंगे कि भैया हमको मास लाना है, हमको भीड़ को खींच के लाना है, which goes in for this sort of thing. The technicians will blame the tools and the director will have much to say about the wonderful things he had in mind but could not achieve because of the conditions. जो टेक्नीशियन हैं वो ब्लेम करेंगे टूल्स को, जो टेक्नीशियन हैं वो अपने मशीन को, अपने कैमरा को दोष लगाएंगे। जो डायरेक्टर हैं, जो निर्देशक हैं, विल हैव मच टू से अबाउट द वंडरफुल थिंग्स, वो कहेंगे कि उनके दिमाग में कहने के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी बातें थीं। जो डायरेक्टर हैं वो क्या कहेंगे कि मेरे दिमाग में कहने के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी बातें थीं, वंडरफुल थिंग्स मेरे दिमाग में थीं, बट कुड नॉट अचीव बिकॉज ऑफ द कंडीशन। लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई कि उन वंडरफुल थिंग्स को हम नहीं उतार पाए,
मूवी के भीतर नहीं दिखा पाए। ये किसका बहाना होगा? डायरेक्टर साहब का। जो टेक्नीशियन हैं वो अपने मशीन का बहाना करेंगे, जो प्रोड्यूसर हैं वो अपने भीड़ का बहाना करेंगे। तो यहाँ जितने भी लोग हैं भारत में, जिस समय सत्यजीत रे जी ये ऐसे लिख रहे थे, वो सब लोग बहाना बना रहे थे, एक दूसरे के ऊपर बात को टाल रहे थे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहते हैं सत्यजीत रे जी कि इन इंडिया इट वुड सीम दैट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अ कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न एग्जिस्टिंग इन टाइम वॉज जनरली मिसअंडरस्टूड। सत्यजीत रे जी कह रहे हैं कि भारत में जो एक कॉन्सेप्ट है, जो एक मौलिक अवधारणा है किसी भी ड्रामा के पैटर्न को समझने की, उसको गलत समझ लिया गया है। सत्यजीत रे जी का कहना है कि भारत में किसी भी ड्रामेटिक पैटर्न को समझने की जो अवधारणा है, जो उसकी मौलिक अवधारणा है, उसको गलत समझ लिया गया है। यानी भारत के जो लोग हैं जो फिल्म मेकिंग में हैं, वो फिल्म को बनाने का जो तरीका है, जो मूल तत्व है, जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो मौलिक अवधारणा है, उसको ये सभी लोग जो लोग फिल्म मेकिंग में हैं उसको जनरली मिसअंडरस्टूड कर गए हैं, उसको थोड़ा गलत समझ रहे हैं, उसको दूसरे तरीके से समझ रहे हैं, उसको सही से नहीं समझ रहे हैं। ठीक है। ऑफन बाई अ क्वियर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, एक अजीब तार्किक तरीके से, एक बहुत ही अजीब तार्किक तरीके से मूवमेंट वॉज इक्वेटेड विथ एक्शन। जो भारतीय फिल्में हैं वो चाल ढाल को एक्शन के साथ इक्वेट कर रही हैं, उससे उसकी समानता दिखा रही हैं। एक्शन को मेलोड्रामा के साथ इक्वेट कर रही हैं, जो एक्शन है उसको मेलोड्रामा के साथ इक्वेट कर रही हैं। द एनालॉजी विद म्यूज़िक फेल्ड इन आवर केस बिकॉज इंडियन म्यूज़िक इज़ लार्जली इम्प्रोवाइजेशनल। और जो एक सादृश्यता है, जो एक समानता है म्यूज़िक के साथ, संगीत के साथ, वो फेल कर गया है भारतीय सिनेमा के केस में, क्योंकि जो भारतीय म्यूज़िक है, जो इंडियन म्यूज़िक है, जो भारतीय संगीत है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशनल है, वो बहुत ही ज़्यादा सुधारात्मक है। भारतीय फिल्म में जो हम लोग संगीत यूज़ करते हैं वो फेल कर गई हैं, वो सूट नहीं कर रही हैं, हमारी मूवीज़ के साथ उनका सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। इसलिए नहीं बैठ पा रहा है क्योंकि जो म्यूज़िक है, जो भारतीय संगीत है मूवीज़ में, वो बहुत ही इम्प्रोवाइजेशनल है। वो बिना सोचे समझे, बिना अच्छे से योजना बनाए उस मूवी में उस तरीके के संगीत को डाल दिया जा रहा है। और इन संगीत में, इन इंडियन म्यूज़िक में सुधार की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फेज ऑफ द अमेरिकन सिनेमा हैज़ हैड इट्स रिपरकशन ऑन द इंडियन फिल्म्स। हर बीतते दौर के साथ अमेरिकन सिनेमा का एक दुष्प्रभाव है भारतीय सिनेमा पे, भारतीय फिल्म पे। जैसे जैसे समय बीत रहा है उसी तरीके से बीतते समय के साथ अमेरिकन सिनेमा का दुष्प्रभाव पड़ रहा है भारतीय फिल्म पे। स्टोरीज हैव बीन रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेसेस। भारत में फिल्म की कहानियाँ हॉलीवुड मूवीज़ के सक्सेस को देखते हुए लिखी जा रही हैं। एंड द क्लीशे प्रिजर्व्ड विथ केयर, यानी हॉलीवुड में जिस तरीके की मूवीज़ को सक्सेस मिल रहा है, हॉलीवुड में जिस तरीके की फिल्में चल रही हैं, हिट हो रही हैं, उसी तरीके की कहानी को भारत में लिखा जा रहा है। उन्हीं घिसी पिटी कहानियों को प्रिजर्व किया जा रहा है अपने इंडियन फिल्म्स में। इवन वेयर द स्टोरी हैज़ बीन अ जेन्युइनली इंडियन वन, वहाँ जहाँ की फिल्म की कहानी पूर्णतया भारतीय है, द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज़ रिवील्ड एन इररिप्रेसिबल पेंचेंट फॉर द जैज इडियम। वहाँ पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है फिल्म में,
वो दर्शाता है, वो एक रहस्य को खोलता है, वो बताता है एक अनकंट्रोलेबल लाइकिंग को फॉर द जैज़ इडियम। जैज़ जो है वो अमेरिकन फिल्मों में देखने को मिलता है। जो जैज़ म्यूज़िक है उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक किस्म की ये म्यूज़िक होती हैं जैज़ म्यूज़िक्स। जो भारतीय फिल्में पूर्णतया भारतीय हैं उनमें भी जानबूझकर जैज़ बैकग्राउंड म्यूजिक को डाल दिया जा रहा है। वैसी भारतीय सिनेमा, वैसी भारतीय मूवी जिसकी कहानी पूर्णतया भारतीय है, उसमें भी जानबूझकर जैज़ म्यूज़िक को डाला जा रहा है उसके बैकग्राउंड में, जहां उसकी एकदम ही कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी जानबूझ के वहाँ पे जैज़ म्यूज़िक को डाला जा रहा है। It should be realized that an average American film is a bad model. ये हम लोगों को एहसास होना चाहिए कि जो एक सामान्य अमेरिकन फिल्म है वो हम लोगों के लिए एक बैड मॉडल है। If only because it depicts a way of life so utterly at variance with our own. और वो हमारे लिए एक बैड मॉडल क्यों है? क्योंकि वो अमेरिकन मूवी, वो अमेरिकन फिल्म दिखाती है अ वे ऑफ लाइफ, एक तरीके की ज़िंदगी सो अटरली एट वेरियंस एट आवर ओन, एक जो हमारी ज़िंदगी से एकदम ही उलट है। अमेरिकन फिल्में हमारे लिए एक बैड मॉडल हैं क्योंकि ये फिल्में दिखाती हैं एक तरीके की लाइफ को, वो लाइफ हमारे अपने लाइफ से पूरे तरीके से ही उलट है। हमारी ज़िंदगी से उस ज़िंदगी का कोई लेना देना नहीं है जैसी ज़िंदगी अमेरिकन फिल्मों में दिखाई जाती है। Moreover, the high technical polish, which is the hallmark of the standard Hollywood product, खास करके हॉलीवुड की फिल्मों में, हॉलीवुड में उनका एक अपना मानक है। क्या है? हाई टेक्निकल पॉलिश। हॉलीवुड की फिल्मों में बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। वो उनका अपना एक मानक है, वो उनका अपना एक हॉलमार्क है, उनका एक अपना पहचान है। हाई टेक्निकल पॉलिश वुड बी इम्पॉसिबल टू अचीव अंडर एग्जिस्टिंग इंडियन कंडीशन, जिसको कि पाना अभी के भारतीय परिस्थिति के हिसाब से असंभव है। एक तो सबसे पहली बात कि जो अमेरिकन मूवीज़ हैं वो हम लोगों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। क्यों नहीं है? तो पहला कारण ये है कि जो लाइफ अमेरिकन मूवी में दिखाई जाती है और जो हमारी लाइफ है वो दोनों एकदम अलग है, एकदम उलट है। और दूसरा कारण ये है कि हॉलीवुड की मूवीज़ में हाई टेक्निकल पॉलिश है, बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जो अभी के समय में एग्जिस्टिंग इंडियन कंडीशन में, अभी के भारतीय परिस्थिति में उसको पाना असंभव है। इसलिए इन दो कारणों से एक अमेरिकन फिल्म भारतीयों के लिए बैड मॉडल है। What an Indian cinema needs today is not more gloss. आज के समय में भारतीय सिनेमा को क्या चाहिए? तो बहुत ज़्यादा चमक दमक नहीं चाहिए, जैसा कि चमक दमक हॉलीवुड की फिल्मों में है। हमें नहीं चाहिए भैया वैसी चमक दमक। हमें क्या चाहिए? लेकिन हमें चाहिए मोर इमेजिनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा कल्पना शक्ति, मोर इंटेग्रिटी, ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी, एंड मोर इंटेलिजेंट अप्रिशिएशन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द मीडियम। और अपनी माध्यम की सीमाओं का, भारतीय फिल्म मेकिंग की अपनी कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं का बुद्धिमानी पूर्वक समझ होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, उन सीमाओं का एक बुद्धिमानीपूर्ण समझ चाहिए। अभी सिर्फ यही 3 चीज़ें चाहिए भारतीय सिनेमा को। जो सबसे पहले है इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति, इंटेग्रिटी, ईमानदारी, और एक बुद्धिमानी पूर्वक समझ चाहिए अपनी सीमाओं का।
कि हमारी हदें कहाँ तक हैं, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इंडियन मूवीज़ में, इंडियन फिल्म मेकिंग में, उसकी एक समझ चाहिए। अभी बस यही 3 चीज़ें चाहिए अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे। ठीक है। आफ्टर ऑल वी डू पजेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। सबके बाद हमारे पास फिल्म मेकिंग के लिए जो कुछ भी प्राइमरी तौर पे, प्राथमिक तौर पे जो यंत्र चाहिए वो सारे यंत्र हमारे पास हैं। द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीशियंस नॉट विद स्टैंडिंग, जो भी भारतीय फिल्म मेकिंग के जो टेक्नीशियन हैं उनके कंप्लेन के बावजूद भी मैकेनिकल डिवाइसेस सच एज द क्रेन शॉट एंड द प्रोसेस शॉट आर यूजफुल। हमारे जो भारतीय फिल्म मेकिंग के टेक्नीशियन हैं उनका एक कंप्लेन है कि हमारे पास क्रेन शॉट नहीं है, हम प्रोसेस शॉट नहीं कर पाते हैं, उस तरीके की तकनीक हमारे पास नहीं है। और ये सारी तकनीकें जो हैं वो बहुत यूज़फुल हैं, मददगार हैं, बट बाय नो मीन्स इंडिस्पेंसिबल। सत्यजीत रे जी कह रहे हैं, हाँ ठीक कह रहे हैं हमारे टेक्नीशियन, क्रेन शॉट, प्रोसेस शॉट मददगार है, लेकिन बाय नो मीन्स इंडिस्पेंसिबल। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें अपरिहार्य हैं, ये ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। ठीक है। सत्यजीत रे जी का कहना है कि हाँ हमारी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, क्रेन शॉट नहीं है हमारे पास, प्रोसेस शॉट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिल्म मेकिंग नहीं बना सकते हैं, फिल्म मेकिंग नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपरिहार्य नहीं हैं, ये सारी चीज़ें उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। What our cinema needs above everything else is a style। हमारे भारतीय सिनेमा को अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ज़रूरत है किस चीज़ की? तो स्टाइल की। अपना एक शैली होना चाहिए। भारतीय फिल्म मेकिंग में अभी एक स्टाइल की ज़रूरत है, एक खुद के शैली की ज़रूरत है। एन ईडियम, एक अपना राह बनाने की ज़रूरत है। अ सॉर्ट ऑफ आइकोनोग्राफी ऑफ सिनेमा, एक तरीके के चित्रात्मकता की ज़रूरत है, एक तरीके की प्रतीकात्मकता की ज़रूरत है। हमारे सिनेमा में कुछ प्रतीक आने चाहिए, हमारा सिनेमा कुछ प्रतीक को दर्शाना चाहिए, उस तरीके की आइकोनोग्राफी की ज़रूरत है। विच वुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्नाइजेबली इंडियन। और ये सारी चीज़ें, वो शैली, वो राह, वो प्रतीक ऐसे होने चाहिए कि जो एकदम यूनिक हो और उनको देख के पहचाना जा सके कि वो भारतीय हैं। जो अपने राइटर हैं, जो ऑथर हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि भैया अपना एक स्टाइल होना चाहिए, इंडियन स्टाइल, जिसको देख के लगे कि ये भारत की फिल्में हैं। अब ये नहीं कि फिल्म भारत में बना रहे हैं, अब बैकग्राउंड म्यूजिक में जैज डाल दिए। ठीक है, तो अपना कुछ तैयार कीजिए, खुद का तैयार कीजिए, जिसमें अपनी छवि दिखे, अपने प्रतीक दिखें। द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लीट विद सच विजुअल डिसोनेंसेस। ज़्यादातर जो हमारी फिल्में हैं वो भरी पड़ी हैं दृश्य विसंगतियों के साथ। बट द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ सच इनकन्सिस्टेंसीज। लेकिन जो एक ट्रूली इंडियन फिल्म है, जो एक पूरे तरीके से भारतीय फिल्म है, उसमें इन तरीके की दृश्य विसंगतियाँ नहीं होनी चाहिए। जो एक ट्रू इंडियन फिल्म है उसमें विजुअल डिसोनेंसेस, इनकन्सिस्टेंसीज, विसंगतियाँ, असंगतियाँ नहीं होनी चाहिए। और एक ट्रू इंडियन मूवी को देखना चाहिए, लुक फॉर इट्स मटेरियल, अपनी सामग्री के लिए देखना चाहिए इन द मोर बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन लाइफ, वेयर हैबिट एंड स्पीच, ड्रेस एंड मैनर्स, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड ब्लेंड इनटू अ हारमोनियस होल। एक ट्रू इंडियन फिल्म को अपनी मटेरियल के लिए देखना चाहिए भारतीय जीवन के बुनियादी पहलुओं को, और अपनी सामग्री को तलाशना चाहिए
आदतों में, बोलचाल में, पहनावा और पोशाक में, मैनर में, पृष्ठभूमि में, अग्रभूमि में, ब्लेंड इनटू अ हारमोनियस होल। और इन सारी चीज़ों को देख के, इन सारी चीज़ों से सीख के, हैबिट से, स्पीच से, पहनावा पोशाक से, बैकग्राउंड फोरग्राउंड से, और कोशिश करनी चाहिए कि एक सामंजस्यपूर्ण समग्रता निकले। यानी जो कि ट्रू भारतीय मूवीज़ हैं, ट्रू भारतीय फिल्में हैं, ट्रू इंडियन फिल्म हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी सामग्री भारत के लोगों की आदतों में देखें, उनकी बोलचाल में देखें, उनके पहनावा पोशाक से निकालें अपनी सामग्री को, बैकग्राउंड फोरग्राउंड से निकालें, और सब को मिला के एक सामंजस्यपूर्ण फिल्म बनाएं जिसमें सबका सामंजस्य दिखे, इन सारी चीज़ों का सामंजस्य दिखे। यहाँ पे अपने जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं, इट इज़ ओनली इन अ ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन of style and content that hope for Indian cinema resides। शैली और विषय वस्तु के अत्यधिक सरलीकरण में ही भारतीय सिनेमा का भविष्य या भारतीय सिनेमा की उम्मीद निहित है। जब तक हम लोग हर चीज़ को सरल नहीं बनाएंगे, जब तक हम लोग अपने शैली को सरल नहीं करते हैं, जब तक हम लोग अपने सामग्री को, अपने विषय वस्तु को सरल नहीं करते हैं, तब तक भारतीय सिनेमा का उत्थान नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय सिनेमा के उत्थान के लिए हम जो फिल्म मेकर हैं उनको अपनी स्टाइल, अपने कंटेंट को सिंपल करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। एट प्रेजेंट यानी अभी, it would appear that nearly all the prevailing practices go against such a simplification। और सत्यजीत रे जी उस समय की बात कर रहे हैं जब वो ये ऐसे लिख रहे थे कि उस समय देखकर, उस समय जो भी जिस तरीके से फिल्म मेकिंग हो रही थी, उन परिक्रियाओं को देखकर, उन क्रियाओं को देखकर, इट वुड अपीयर दैट नियरली ऑल द प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस गो अगेंस्ट सच सिंप्लीफिकेशन। उस समय जो भी प्रैक्टिसेस यूज़ में थी वो उनको देख के ऐसा लग रहा था कि ये सारी प्रैक्टिसेस उस सरलीकरण के विपक्ष में हैं, उसके अगेंस्ट हैं। ऐसा अपने जो ऑथर हैं उनको लग रहा है, सत्यजीत रे जी को लग रहा है उस समय की प्रैक्टिसेस को देख के, जो प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती थी फिल्म मेकिंग के लिए, कि ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस अगेंस्ट हैं, विपक्ष में हैं उन सारी सरलीकरणों के। जो एक सरलीकरण की मांग की गई है स्टाइल में और कंटेंट में, उस समय के सारे प्रैक्टिस इस सरलीकरण के विपक्ष में दिखते हैं सत्यजीत रे जी को। स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग, समटाइम्स इवन विदाउट अ शूटिंग स्क्रिप्ट। कह रहे हैं सत्यजीत रे जी कि स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन, फिल्म का निर्माण शुरू करना बिना प्लानिंग के, किसी फिल्म के निर्माण को शुरू करना बिना प्लानिंग के। समटाइम्स इवन विदाउट शूटिंग स्क्रिप्ट, कभी कभी तो शूटिंग का स्क्रिप्ट भी नहीं होता है कि हम जब शूट करने जाएंगे तो पहले कौन से सीन को शूट करेंगे, फिर कौन से सीन को शूट करेंगे, उसके बिना भी, विदाउट शूटिंग स्क्रिप्ट, विदाउट प्लानिंग, एक मूवी आप बनाने जा रहे हैं जिसमें ना ही आपकी कोई प्लानिंग है, ना ही कोई शूटिंग स्क्रिप्ट है, पेंचेंट फॉर कॉन्वोल्यूशंस ऑफ प्लॉट, लेकिन आप चाहते हैं, आप पसंद करते हैं कॉन्वोल्यूशंस ऑफ प्लॉट, अपने प्लॉट को जटिल बनाना, एंड काउंटर प्लॉट, और प्लॉट के सामने एक काउंटर प्लॉट भी, यानी आप एक कहानी में कोशिश कर रहे हैं एक कहानी को इतना जटिल बना दें, उसमें एक और कहानी उसके साथ ही साथ ऐड कर दें, काउंटर प्लॉट ऐड कर दें, रादर देन, इसके अलावा द स्ट्रॉन्ग सिंपल यूनिडायरेक्शनल नैरेटिव। आप एक तो बिना किसी प्लानिंग के मूवी बना रहे हैं, आपके पास शूटिंग स्क्रिप्ट भी नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं
उस समय के फिल्म मेकर्स को सत्यजीत रे जी कह रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके कहानी का जो प्लॉट है, जो स्टोरी लाइन है, उस बहुत जटिल हो, उसमें एक की जगह दो दो स्टोरी लाइन हो, रादर देन स्ट्रॉन्ग सिंपल यूनिडायरेक्शनल नैरेटिव। बल्कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो प्लॉट हो वो स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत प्लॉट हो, सिंपल हो, सरल हो, यूनिडायरेक्शनल नैरेटिव हो, एक दिशा में चलने वाली कथा हो। आपको कोशिश करनी है स्ट्रॉन्ग सिंपल एंड यूनिडायरेक्शनल नैरेटिव की। लेकिन आप जो उस समय के फिल्म मेकर हैं वो इसकी चिंता ना करके, वो बिना प्लानिंग के, बिना शूटिंग स्क्रिप्ट के बस चाह रहे हैं अपने प्लॉट को जटिल बनाना, लोगों को उलझाना, अपनी मूवी में उलझाना। द प्रैक्टिस ऑफ सैंडविचिंग म्यूजिकल नंबर्स इन द मोस्ट अनलिरिकल सिचुएशन। उस समय के जो फिल्म मेकर हैं उनकी प्रैक्टिस है, वो क्या करते हैं कि फिल्म में जहाँ संगीत डालने का, जहाँ कोई गाना डालने का कोई तुक नहीं बैठता है, वहाँ भी सैंडविच कर देते हैं, वहाँ भी लाके बीच में गाना डाल देते हैं। ये उस समय की प्रैक्टिस थी इंडियन फिल्म मेकिंग में, कि जहाँ आप गाना नहीं भी डालना चाहिए, जहाँ गाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ भी ज़बरदस्ती लाके म्यूजिक नंबर को सैंडविच कर दिए, ज़बरदस्ती लाके बीच में डाल दिए। द हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर्स इन अ कंट्री विच इज़ ऑल लैंडस्केप। और कह रहे हैं कि उस समय के फिल्म मेकर का ऐसा हैबिट था, उनकी ऐसी आदत थी कि वो घर के भीतर शूट करना चाहते थे, इंडोर शूटिंग करना चाहते थे। इन अ कंट्री विच इज़ ऑल लैंडस्केप, वैसे देश में जो कि लैंडस्केप से भरा हुआ है, जो कि तरह तरह के सीनरी से भरा पड़ा है, पहाड़ है, अपने यहाँ मरुस्थल है, नदी है, झील है, झरना है, समुद्र है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी उस समय के जो फिल्म मेकर हैं वो उनकी आदत थी फिल्म को इंडोर शूट करना। एंड at a time when all other countries are turning to the documentary for inspiration, all these stand in a way of evolution of a distinctive style. उस समय जब सारे देश के लोग डॉक्यूमेंट्री की तरफ घूम रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री की तरफ प्रेरणा लेने के लिए देख रहे हैं, यानी डॉक्यूमेंट्री किस तरीके की मूवी होती है। डॉक्यूमेंट्री जब आप देखेंगे किसी किसी मुद्दे पे डॉक्यूमेंट्री आपको मिल जाएगी। जैसे मुंबई हमला हुआ था 26/11, एक डॉक्यूमेंट्री आपको वहाँ मिल सकती है। फिर आप चाहेंगे तो सचिन तेंदुलकर के बारे में डॉक्यूमेंट्री आप देख सकते हैं। उन सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ में आपको ना ही कोई म्यूज़िकल नंबर मिलेगा, समझ रहे हैं, और ना ही वहाँ पे कोई कोशिश करेगा प्लॉट को जटिल बनाने की। जब सारे दूसरे देश के लोग डॉक्यूमेंट्री से, यानी सीधे साधे सरल फिल्म से प्रेरणा ले रहे हैं, उस समय जो भारतीय फिल्म मेकर हैं उनकी जो ये सारी प्रैक्टिसेस हैं वो ऑल दिस स्टैंड इन द वे ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल। ये सारी प्रैक्टिसेस राह का रोड़ा बनेंगी जो एक विकास होना है एक यूनिक स्टाइल का, जो भारतीय फिल्म मेकिंग की एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल होनी चाहिए, जो भारतीय फिल्म मेकिंग की अपनी एक यूनिक स्टाइल होनी चाहिए। उस स्टाइल के विकास में ये सारी चीज़ें रोड़ा बन के रास्ते में खड़ी हो जाएंगी, ऐसा मानना है सत्यजीत रे जी का, कि ये जो सारी प्रैक्टिसेस हैं वो सारी प्रैक्टिसेस राह का रोड़ा बन जाएंगी इन द वे ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिस्टिंक्टिव स्टाइल। जो एक विकास हो रहा है, होना चाहिए भारतीय फिल्म मेकिंग का, उस विकास को नहीं होने देंगी ये सारी चीज़ें। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर हैव बीन rare glimpses of an enlightened approach in a handful of recent films। फिर सत्यजीत रे जी कह रहे हैं कि रेयर, बहुत कम झलकियां मिली हैं एक प्रबुद्ध प्रैक्टिस की, एक प्रबुद्ध अप्रोच की। सत्यजीत रे जी कह रहे हैं कि बहुत कम झलकियां मिली हैं एक प्रबुद्ध प्रैक्टिस की हैंडफुल ऑफ रिसेंट फिल्म। आजकल की बहुत
कम फिल्मों में कुछ झलकियां मिली हैं प्रबुद्धता की, जिसको देख के अच्छा लगा है सत्यजीत रे जी को। बहुत कम ही फिल्में हैं जिनको देख के इनको इंस्पिरेशन मिला है, इनको लगा है कि हाँ इसमें कुछ बढ़िया आर्ट है, जिससे कि सत्यजीत रे जी इंस्पायर हुए हैं। उस तरीके की फिल्मों के बारे में ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं IPTA's धरती के लाल, इप्टा की एक मूवी है धरती के लाल, इज एन इंस्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम पुट ओवर विद स्टाइल ऑनेस्टी एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस। धरती के लाल एक ऐसा ही उदाहरण है जिसमें बहुत ही मजबूत और सरल विषय वस्तु को स्टाइल के साथ, ईमानदारी के साथ और यांत्रिकी सक्षमता के साथ बनाया गया है। यानी सत्यजीत रे जी एक मूवी की बड़ाई कर रहे हैं कि ये जो मूवी है, अभी अभी जो मूवी बनी है धरती के लाल, वो एक उदाहरण है एक बहुत ही मजबूत और सरल विषय वस्तु को कैसे एक शैली में ईमानदारी के साथ और यांत्रिकी सक्षमता के साथ बनाया गया है, उसका ये एक उदाहरण है। शंकर की कल्पना, शंकर निर्देशक होंगे, उनकी एक मूवी है कल्पना, एन इनइमिटेबल एंड हाईली इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट shows a grasp of filmic movement and the respect for tradition। शंकर की जो मूवी है कल्पना, एन इनिमिटेबल, जिसको कॉपी नहीं किया जा सकता है, वो एक अद्वितीय कृति है, बहुत ही अच्छी मूवी है जिसको कोई कभी दोबारा बना नहीं सकता है। एंड हाईली इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट सोज अ ग्रास्प ऑफ फिल्मिक मूवमेंट, और शंकर का जो ग्रास्प है, शंकर का जो पकड़ है फिल्म बनाने के ऊपर, वो इस मूवी से दिखता है कि शंकर के पास पकड़ है फिल्मिक मूवमेंट की, कि फिल्म को कैसे बनाना चाहिए, एंड रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन। और शंकर की इस मूवी में हमें एक तो चीज़ पता चलती ही है कि शंकर की फिल्म बनाने के ऊपर पकड़ बहुत अच्छी है, और साथ ही साथ शंकर जो हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं इंडियन ट्रेडिशन की, भारतीय परंपरा की। द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ। अब लास्ट में सत्यजीत रे जी कह रहे हैं कि मूवी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, यानी जो चीज़ चाहिए मूवी बनाने के लिए, इज़ लाइफ इटसेल्फ, जीवन काफ़ी है, जो लाइफ है वही काफ़ी है एक सिनेमा को बनाने के लिए। इट इज़ इनक्रेडिबल दैट अ कंट्री विच हैज़ इंस्पायर्ड सो मच पेंटिंग, म्यूज़िक एंड पोइट्री शुड फेल टू मूव द फिल्म मेकर्स। कह रहे हैं कि ये अविश्वसनीय है वैसे देश के लिए जो देश बहुत सारे पेंटिंग के लिए, बहुत सारे संगीत के लिए, बहुत सारे कविताओं के लिए खुद प्रेरणा स्रोत रहा है, और वैसा देश फेल कर जा रहा है फिल्म मेकर्स को इंस्पायर करने में। सत्यजीत रे जी का कहना है कि ये बहुत ही अविश्वसनीय है कि एक ऐसा देश जिससे प्रेरणा लेके बहुत सारी पेंटिंग, म्यूज़िक और पोइट्री बनाई गई हैं, वो अपने ही देश के फिल्म निर्माताओं को प्रेरणा देने में फेल हो गया है, अक्षम है। सत्यजीत रे जी क्या कह रहे हैं अपने देश के जो नए फिल्म मेकर्स हैं उनको, कि आपको ही हैज़ ओनली टू कीप हिज आई ओपन, उनको अपनी आँख को खुला रखना है, अपने कान को खुला रखना है, एंड लेट हिम डू सो, उन्हें ऐसा करने देना है। यानी जो आज के नए फिल्म मेकर्स हैं वो अपने आँख को, कान को बस खुला रहने दें, उन्हीं से इनको इंस्पिरेशन मिल जाएगा फिल्म मेकिंग का। इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को पूरा कर लिए हैं। अब थोड़ा हम लोग चल के ऊपर थीम को डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में थीम क्या है, मेन आइडिया क्या है। तो इस चैप्टर का जो थीम है वो है सेल्फ रियलाइजेशन एंड कंस्ट्रक्टिव सेल्फ क्रिटिसिज्म आर पावरफुल टूल्स फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट। यानी इस चैप्टर को पढ़ के हम लोग यही समझे
कि सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध और कंस्ट्रक्टिव सेल्फ क्रिटिसिज्म, रचनात्मक आत्म आलोचना, व्यक्तिगत विकास और सुधार के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। दे विल इम्पार्ट सेल्फ अवेयरनेस, और जो सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्मबोध जो है, और जो सेल्फ क्रिटिसिज्म है, जो आत्म आलोचना है, जो हम लोग खुद से खुद की आलोचना करते हैं और खुद को क्या समझते हैं खुद से, ये जो दो चीज़ें हैं वो क्या करेंगी, वो हमारे भीतर सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएंगी, आत्म जागरूकता को बढ़ाएंगी, ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ाएंगी, जो विकास वाली मानसिकता है उसको बढ़ाएंगी, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाएंगी, जवाबदेही को बढ़ाएंगी। इन दो चीज़ों से हम लोग अपने जीवन में गोल सेटिंग कर सकते हैं, लक्ष्य का निर्धारण कर सकते हैं, और लक्ष्य को पाने में हमें सहूलियत मिलेगी अगर हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ क्रिटिसिज्म करते रहें। एंड रिजिलियंस आएगा, एक तरीके का लचीलापन आएगा। हम लोग अपनी असफलताओं से सीखेंगे, सेल्फ रियलाइज और सेल्फ को क्रिटिसाइज करके। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ क्रिटिसिज्म, ये दोनों चीज़ें कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, रचनात्मक होनी चाहिए। यही थीम है इस चैप्टर का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।